Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish Our Competitive Examinations and IMPs। इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। ये आपका 24 क्वेश्चंस का पूछा जाना है और यहाँ पे अभी हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। बहुत सारी चीजें हमने केमिस्ट्री में कवर कर ली है और आपका ऑलमोस्ट केमिस्ट्री जो है फिनिश होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक एक एलिमेंट को उठा के इनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करा रहा हूँ और आज हम यहाँ पे आयरन को खत्म करेंगे। इसके बाद में कॉपर के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि आगे जो भी एलिमेंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट वाले उनको यहाँ पे हम पूरा कवर कर लेंगे और फिर बस शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आपकी क्लास नंबर 18 है। इससे पहले अगर आपने 1 to 18 क्लासेस नहीं की है तो जाकर के कर लेना। एक एक चीज जो मैंने बताई है वो आपका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अच्छे से इसको कवर करेंगे। और इसके अलावा देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ ना, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है उनका आप जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो, क्योंकि पता नहीं मैं कब तक यार चीजें करवा पाऊंगा या कब तक ऐसे टिका रहूंगा, है ना। तो जितनी चीजें हैं सब कुछ कवर करते जाओ और जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो इन सब चीजों का, बिकॉज आगे पता नहीं यार कब क्या हो, राइट। चलिए खैर शुरू करते हैं आज का सेशन। और आयरन को हम यहाँ पे कंप्लीट करने लग रहे थे, आयरन यानी कि Fe। देन Fe में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो सबसे पहले तो दो चीजें ध्यान में रखना। आयरन से हमारी बॉडी में दो बीमारियां होती हैं। अगर आपका आयरन क्या है, हमारा ये आयरन जो है बॉडी में बढ़ जाता है, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे क्या बोलते हैं, साइडरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइडरोसिस। इसको नोट डाउन करो, आयरन के बढ़ने से। और अगर आयरन का जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में कम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है एनीमिया, ठीक है। क्या बोला जाता है, एनीमिया। फिर एनीमिया में होता है ना कि आयरन की गोली दी जा रही है, तो ये सब होता है आपका अनीमिया में, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, आपकी आयरन की कमी। ध्यान रखना आयरन यहाँ पर क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया भाई, कमी हो गई। और यहाँ पर क्या है, आयरन की एक्सेस हो गई बॉडी में, तो एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए और डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आयरन से रिलेटेड बीमारियों का एक क्वेश्चन और आता है। क्या होता है ना, ये जो साइडरोसिस है, साइडरोसिस ये सबसे ज्यादा कहाँ पर देखा जाता है, तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइबल पीपल ऑफ अफ्रीका। ट्राइबल पीपल ऑफ अफ्रीका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, जो बियर वगैरह पीते हैं ना, वो यहाँ पे कौन सी यूटेंसिल का यूज करते हैं, आयरन यूटेंसिल का यूज करते हैं। पूरे प्योर आयरन का, ऐसा नहीं है कि स्टील के बर्तन का यूज करें या फिर किसी एलॉय का यूज करें, प्योर आयरन का यूज करते हैं ये लोग बियर वगैरह पीने में। और बियर आपको पता होगा, बियर से क्या होता है, जो आयरन का यहाँ पे आयंस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और आपकी बॉडी में अंदर चले जाते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने बियर का ही जिक्र क्यों किया है, क्योंकि बियर से आपका क्या होता है, आयरन यहाँ पे अपने आयंस बियर में छोड़ देता है और ये बियर जब पी जाती है तो बॉडी में एक्सेस होने लग जाती है और इससे क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस की वजह से साइडरोसिस हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको। देन यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि आयरन के ना कुछ मेन वैरायटीज होती हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लिखो वैरायटीज ऑफ आयरन, ठीक है। मैंने आपसे बताया हर एलिमेंट की ना अपनी अपनी खासियत है, हर एलिमेंट से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आयरन से आपका वैरायटीज से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितनी वैरायटीज होती हैं, तो आयरन की टोटल 4 वैरायटी होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 2 3 4 एक साथ देखेंगे। पहली वैरायटी होती है जिसे हम बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। दूसरी वैरायटी आपकी आ जाती है कास्ट आयरन, क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन बोलते हैं। देन आपका थर्ड नंबर की जो वैरायटी होती है वो होती है ब्रॉट आयरन, क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉट आयरन बोलते हैं। देन फोर्थ नंबर पे आपका हो जाता है स्टील, राइट। क्या हो गया भाई, स्टील हो गया। तो ये जो है टोटल 4 वैरायटीज होती हैं। अब इनके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे पिग आयरन की। पिग आयरन में क्या होता है, आपका पिग आयरन में सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी होती है आयरन की, यानी कि ये आपका सबसे इम्प्योर टाइप ऑफ आयरन होता है, वैरायटी ऑफ आयरन होती है। इसमें 4% कार्बन होता है, ठीक है। कितना होता है, 4% कार्बन होता है। और इसके अलावा इसमें आपका सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैंगनीज हो गया, इनकी इम्प्योरिटीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। किसमें भाई, पिग आयरन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद आपका क्या आपको याद रखना है कि जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में क्या होता है, ये बेसिकली आपका पिग आयरन से ही बनाया जाता है। क्या करते हैं, जब हम पिग आयरन को उठा करके इसके साथ में डालते हैं स्क्रैप आयरन, ठीक है। पिग आयरन प्लस का स्क्रैप आयरन जो होता है ना, इसको जब हम डालते हैं भट्टी में, ठीक है, और जो कोक होती है इसके साथ, ठीक है, कोक को लेके हम क्या डालते हैं, इसको भट्टी में डालते हैं, यानी कि हॉट एयर ब्लास्ट में डालते हैं। हॉट एयर ब्लास्ट में डालते हैं तो क्या होता है, आपका निकल के आता है इन सभी से आपका जो कास्ट आयरन होता है। अब कास्ट आयरन में क्या हुआ
इसमें सारी की सारी इंप्योरिटीज हट जाती हैं। अब बस आपका 3% कार्बन रह जाता है, ठीक है। बाकी जो आपका सल्फर हुआ, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज और जो आपकी इंप्योरिटीज होती हैं वो हट जाती हैं, और आपका कार्बन का जो उसमें अमाउंट होता है वो भी कम हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा प्योर होता है एज कम्पेयर टू पिग आयरन, ठीक है ना। याद रखना ये बात। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज आप इलेक्ट्रिक पोल्स बनाने के लिए कर लेते हो, या फिर आपका जो कुछ बर्तन है, यूटेंसिल वगैरह, उसमें भी आपका कास्ट आयरन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे ब्रॉट आयरन की बात करूं, तो ब्रॉट आयरन सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है। नोट डाउन कर लो इसको, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि सबसे शुद्ध आपकी फॉर्म होती है आयरन की। कौन सा? ब्रॉट आयरन। अब ब्रॉट आयरन में जो कार्बन होता है, ऐसा नहीं है कि अब इसमें कार्बन होगा ही नहीं, थोड़ा सा कार्बन होता है, 0.1 से 0.2% के आसपास, ठीक है। तो हल्का फुल्का कार्बन होता है, लेकिन यही है आपका प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे कहां पर आपका बनाया जाता है, तो इसे ना हेमाटाइट से बनाया जाता है। लाइंड अप करते हैं इसको कहां पे, हम फर्नेस में। किसको भाई? अब देखो, पिग आयरन से कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से ब्रॉट आयरन, साथ में आपका क्या होता है, यहाँ पे स्क्रैप आयरन का यूज करते हैं। इसमें लाइनअप में यूज किया जाता है हेमाटाइट का, ठीक है। हेमाटाइट मैंने बताया आयरन की ओर होती है, तो हेमाटाइट का यूज करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, ब्रॉट आयरन मिल जाता है। इससे क्या बनाते हैं, तो इससे आपको पता होगा, जैसे जो हम चेन्स वगैरह यूज करते हैं ना, जो बड़ी बड़ी चेन होती है, या फिर आपका नट बोल्ट वगैरह हो गए बड़े बड़े, है ना, वायर्स हो गए, बार हो गए, चेन हो गए, या फिर हुक हो गए, ठीक है ना, हुक्स हो गए। तो जो जहां पे आयरन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, हमें बहुत मजबूत चीज चाहिए होती है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं ब्रॉट आयरन का। समझ में आया क्या? क्लैरिफाइड हो गई सारी चीजें। और इसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ये नोट डाउन कर लेना। बाकी ये पॉइंट आपका एक्सपेक्टेड है, अभी तक तो नहीं पूछा गया। स्टील की बात करते हैं, देखो यहाँ पे 4th नंबर पे आता है आपका स्टील। तो स्टील आपको पता होगा, स्टील जो है वो एलॉय है आयरन का। क्या है ये? एलॉय ऑफ किस किस का एलॉय होता है ये? तो आयरन एंड कार्बन का एलॉय होता है, ठीक है, आयरन एंड कार्बन का। इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है, कार्बन को हम अलग से मिलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कौन सा वाला आयरन होता है, तो ये ध्यान रखना, स्टील में आपका कास्ट आयरन यूज किया जाता है। कौन सा वाला आयरन यूज करते हैं? कास्ट आयरन का यूज करते हैं। फिर क्या किया जाता है इसको, इसके ना 3 प्रोसेस होती हैं स्टील को बनाने की। ये एक बार एक प्रोसेस का नाम एग्जाम में पूछा गया था, आरआरबी के ही किसी एग्जाम में पूछा था। देखो क्या होती है 3 प्रोसेस का नाम। एक होती है बेसमर प्रोसेस। कौन सी होती है? एक होती है आपकी बेसमर प्रोसेस, दूसरी होती है एलडी प्रोसेस, ठीक है। और बेसमर प्रोसेस आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। खैर, एलडी प्रोसेस होती है, फिर आपकी ओपन हर्थ प्रोसेस होती है, ओपन हर्थ प्रोसेस, ठीक है। क्या होती है? ओपन हर्थ प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस से हम क्या करते हैं, अपना स्टील को बना रहे होते हैं। क्लैरिफाइड है भाई बात। और इसी स्टील को जो है ना अलग से फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि किसमें कितना कार्बन है। एक होता है आपका मिल्ड स्टील, एक होता है आपका मीडियम स्टील, फिर एक होता है आपका हार्ड स्टील, ठीक है। और एक अलॉय स्टील भी बोलते हैं। अलॉय स्टील सबसे ज्यादा आपका मजबूत होता है, वो अमाउंट ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, तो ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बस आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ गए, ये सब तो आपका क्या था, स्टील के बारे में था। अब यहाँ पर ना कुछ अलॉय होते हैं, ये ध्यान रखना, ये जो अलॉयज है ना, ये स्टील के अलॉयज हैं। किसके अलॉयज हैं? ये स्टील के अलॉयज हैं, ना कि आयरन के। स्टील बोलने का मेरा मतलब क्या है, उसे मैंने इन तीनों प्रोसेस से निकाला हुआ है। आयरन को मैंने बेसमर प्रोसेस, एलडी प्रोसेस या ओपन हर्थ प्रोसेस से निकाल के उसमें कास्ट आयरन का यूज किया हुआ है, वो होता है स्टील। समझ रहे हो? इसलिए मैंने आपको स्टील वगैरह अलग से बताया हुआ है। चलो, अब स्टील के अलॉयज में आपका क्या क्या आ जाता है। पहला वाला देखो होता है निकल स्टील। क्या होता है पहला आपका? निकल स्टील। निकल स्टील में क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें निकल होता है आपका अलग से, बाकी स्टील का तो जो आयरन है और कार्बन है वो तो प्रेजेंट है ही सही, ठीक है। निकल है आपका, आयरन है और आपका कार्बन है, ठीक है। चलो, फिर आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अच्छा, जहां पर मैं स्टील का यूज कर रहा हूं वहां पर आपका आयरन और कार्बन तो है ही सही, ये आपका अंडरस्टूड होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी मैं आपसे बोलता हूँ स्टेनलेस स्टील है, उसका मतलब क्या होता है, इसमें आपका जो स्पेशल एलिमेंट है ना वो सीआर है। सीआर क्या होता है? क्रोमियम, यानी कि जिसमें क्रोमियम प्रेजेंट होता है आयरन के साथ, उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। जिसमें निकल होता है उसे बोलते हैं निकल स्टील। याद रखना, ये स्टेनलेस स्टील बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है ना। चलो, फिर हम बात करते हैं अपना थर्ड नंबर की। देखो, थर्ड नंबर का जो आपका एलॉय होता है ये हो जाता है क्रोम वैनेडियम। क्या हो जाता है? क्रोम
वेनेडियम, क्रोम वेनेडियम स्टील, ठीक है। तो बताओ जरा इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए क्रोम वेनेडियम स्टील में। तो क्रोमियम होगा, वेनेडियम होगा, ठीक है। ये दोनों तो आपको देख के नाम से ही पता चल गया होगा क्या होता है इसमें। क्रोमियम होता है, वेनेडियम होता है, देन आपका इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका सिलिकॉन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, क्रोमियम तो बता ही दिया, सिलिकॉन होता है और आपका मैग्नीज होता है, ठीक है। ये चार एलिमेंट होते हैं क्रोम वेनेडियम स्टील में और इसका यूज ना जो आपके वो होते हैं ना नट बोल्ट वगैरह होते हैं उनको बनाने में ज्यादा किया जाता है। खैर फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर का जो एलॉय है, यानी कि फोर्थ नंबर के टाइप का जो एलॉय है, इसको बोलते हैं इनवार, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनवार स्टील बोलते हैं बेसिकली इसको। और इसमें आपका निकल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। निकल जो है 36% के आसपास रहता है। तो याद रखना इनवार आपका जो स्टील होता है उसमें क्या स्पेशल एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो निकल है। बाकी तो फिर आपका वो है ही सही क्या बोलते हैं अपना आयरन और फिर कार्बन, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी। और एक और होता है मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील तो ये तो अगेन आपका नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या रहेगा आपका मैग्नीज रहेगा। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, बाकी तो बस और कुछ खास है नहीं। चलो अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा नीचे, वेट अ सेकंड। चलो यहाँ पे देखो, अब इसके रिएक्शन से आपका एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। देखो क्या होता है आपका, जब भी हम आयरन को डालते हैं किसके साथ में, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, देखो हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 किसके साथ में डाल दिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में डाल दिया। ये आयरन होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, तो याद रखना इससे हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो हमें क्या मिलता है, या तो आपको फेरस मिलेगा, देखो क्या क्या मिलता है, फेरस सल्फेट, इसका जो नाम है वही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट हो गया, फेरिक सल्फेट हो गया, एंड साथ में आपकी SO2 गैस तो निकल ही जाती है। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट का मतलब क्या है, ये फेरस और फेरिक जो वर्ड है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फेरस सल्फेट में वेट अ सेकंड, देखो फेरस सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका FeSO4। होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता चुका हूँ। SO4 में क्या होता है, -2 की यहाँ पे स्टेट होती है और Fe की जो होती है +2 की स्टेट होती है। अब अगर इन दोनों को कंपाउंड बनाना है तो देखो +2 -2 तो कैंसिल हो गए, तो आपका क्या कंपाउंड बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आयरन होता है आपका, उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो +2 होती है, एक +3 होती है। तो जब ये +3 में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जब ये Fe+3 होगा और ये SO4 -2 होगा, तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। तो ये होता है आपका फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला। याद रखना फेरिक की जब भी हम बात करते हैं, फेरिक वर्ड यूज किया है, तो वहां पर आपका आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है। अगर आपसे फेरस का यूज किया हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है। याद रखना ये वर्ड आपका बहुत बार पूछा जाएगा, फेरस और फेरिक, यही दो बातें हैं आयरन की। ये क्योंकि दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक तो +2 की, एक +3 की, ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली। बाकी और भी एक दो है लेकिन वो इतना एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, वोलेटाइल होती है वो। खैर अगली बात पे आते हैं आयरन से इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज और यहाँ पे हीट से पूछी जाती है एक्चुअली, स्टील, अगर मैं आपसे स्टील की बात करूं, ठीक है, स्टील का जो है हम हीट ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये 3 प्रोसेस होती है। एक होती है एनीलिंग, ठीक है ना, क्या होती है, एक प्रोसेस होती है एनीलिंग, एक प्रोसेस दूसरी आपकी होती है क्वेंचिंग, ठीक है, क्या होती है क्वेंचिंग, और तीसरी प्रोसेस होती है इसमें आपकी टेम्परिंग, क्या होती है टेम्परिंग। इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है समझाता हूं अभी, देखो ध्यान से समझना। अब इसको हुआ क्या कि मैंने स्टील को बहुत ज्यादा गर्म किया, पहली वाली प्रोसेस हम एनीलिंग की बात कर रहे हैं, और इसको बोला जाता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील बेसिकली, ठीक है, क्या बोला जाता है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील बोला जाता है। तो अगर आपसे कभी बोला जाए कि हमने एक प्रोसेस ली है जिसमें क्या किया, मैंने स्टील को बिल्कुल रेड होने तक तो गर्म किया, ठीक है ना, उसको क्या किया मैंने, रेड हॉट कर दिया स्टील को, ठीक है ना, कहां तक, जब तक उसमें क्या हो गया, ब्राइट रेडनेस आ गई है उसके कलर में। कितना गर्म कर रहा हूं, जब तक वो ब्राइट रेड नहीं हो गया। अब जैसे ही वो ब्राइट रेड हुआ, मैंने क्या किया, उसको कूल करना स्टार्ट किया। लेकिन कूल कैसे किया, मैंने उसको स्लोली कूल किया। तो ये स्लोली कूल करने की वजह से ना लास्ट में क्या होता है, स्टील आपका थोड़ा सा सॉफ्ट एंड डक्टाइल हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, डक्टाइल मैलिएबिलिटी इनका क्या मतलब होता है, तो वो समझ में आ गया होगा। तो स्टील कैसा हो गया आपका, सॉफ्ट और डक्टाइल हो गया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, एनाइलिंग। ध्यान रखना, गर्म करते हैं रेड होने तक, और इसका रिजल्ट क्या होता है, स्टील आपका सॉफ्ट और डक्टाइल हो जाता है। लेकिन जब हम क्विंचिंग की बात करते हैं
तो क्विंचिंग में क्या होता है, आप इसको बिल्कुल स्टील को वही काम करो कि गर्म कर दो इसको ब्राइट रेड होने तक, यानी कि बिल्कुल लाल होने तक इसको आप क्या कर दो, गर्म कर दो। लेकिन उसके बाद क्या किया जाए कि इसको हम कूल करें कैसे सडनली, यानी कि हम इसे उठा करके तुरंत क्या करें, लेटर से आपका पानी होता है या फिर दो चीजें होती है, पानी या ऑयल, इसमें आप सीधा इसको डाल दो। यहाँ पे हम स्लोली कर रहे थे, इसे हम क्या कर दें, कूल कर दें फास्टली। तो जैसे ही हम इसको फास्टली कूल करते हैं ना, पानी में डाल देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, तो अगर हमें आपसे पूछा जाए स्टील को कैसा बनाना हो, सॉफ्ट एंड डक्टाइल बनाना हो, तो एनाइलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अगर हमें स्टील को हार्ड एंड ब्रिटल बनाना हो तो क्विंचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, क्विंचिंग हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है स्टील को। फिर होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं, आपका रेडनेस, तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, गर्म कहां तक करना है, उसका रेड होने तक। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि रेड होने के काफी कम टेम्परेचर तक इसको गर्म करते हैं, यानी ज्यादा रेड नहीं होता, इतना अधिक रेड नहीं हो पाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कूल कर देते हैं। ठीक है, रेड ज्यादा हो नहीं पाया, इसको फिर हमने कूल किया। कूल कैसे किया, स्लोली स्लोली कूल किया। देखो कैसे कूल किया भाई, स्लोली, यानी कि आराम आराम से कूल किया। अब जैसे ही हमने आराम से कूल किया, तो जब इसका रिजल्ट जो आया, मतलब ज्यादा स्लोली भी नहीं किया, और तो इसका रिजल्ट जो आता है ना, वो ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, क्योंकि हमने इसको जो गर्म किया है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया। और ज्यादा गर्म ना होने की वजह से इसमें क्या होता है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस रह जाती है, और हम कूल भी धीमे धीमे कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये इन दोनों के कहीं बीच में रह जाता है। अब होता क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट काम क्या है टेम्परिंग का, कि इसके ऊपर ना, जैसे स्टील है, स्टील के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है ना, क्या चढ़ा दी जाती है, ऑक्साइड की लेयर। तो वो काम होता है आपका टेम्परिंग का। क्वेश्चन देखो अब क्या क्या बनेंगे। अगर हमें स्टील को सॉफ्ट एंड डक्टाइल बनाना है तो एनाइलिंग, स्टील को हमें हार्ड एंड ब्रिटल बनाना है तो क्विंचिंग। अगर हमें स्टील के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी है तो कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे, टेम्परिंग का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए सारे लोग, इसमें आपको कभी कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं फेरस सल्फेट की। किसकी बात करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ आयरन में फेरस सल्फेट की बात कर रहे हैं। काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसमें आपसे ये पूछा जाता है फेरस सल्फेट का कॉमन नेम क्या है, तो इसको ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। और फेरस सल्फेट का मैं आपको फॉर्मूला बता ही चुका हूं, क्या होता है, FeSO4 होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। और ये ना एक टाइप, वेट अ सेकंड, जब हम विट्रियोल की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका पानी के भी 7 मॉलिक्यूल रहते हैं, तो FeSO4.7H2O। अगर मैं आपसे स्पेशली ग्रीन विट्रियोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्राई फेरस सल्फेट बोलता हूँ या फिर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बोलता हूँ, तो अकेला FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो हाँ, समझ गए क्या यहाँ तक, फटाफट से हाँ बोलते जाना है, क्लियर हो रही है सारी की सारी चीजें। ये सारे क्वेश्चन ना यार अलग अलग पूछे जाते हैं, अब अगर मैं आपको ये अलग अलग कराता ना तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती, इसलिए मैंने आपको सारे एलिमेंट एक साथ इतने अरेंज के वे में लेके आ रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना बात को। चलो खैर, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक तो हो गया आपका ये, दूसरी बात कि अब फेरस ऑक्साइड, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपकी आयरन की +2 होगी तब वो क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। जब +3 होगी तब ये बना देगा फेरिक ऑक्साइड। समझ रहे हो क्या बना रहा है, यानी कि आयरन आपका ऑक्सीजन के साथ ना 2 चीजें बनाता है, एक तो बनाता है फेरस ऑक्साइड, क्या बना दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके, एक फेरस ऑक्साइड एक फेरिक। फेरिक में देखो क्या हो जाएगा, ये Fe2O3 हो जाएगा, ये FeO होता है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखना। अच्छा, अब इसे बोला क्या जाता है, इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको बोला जाता है ज्वेलर्स राउक। ठीक है, क्या बोलते हैं, नीचे आता हूँ। ठीक है, जो आपका फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड है, इसको क्या बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, ज्वेलर्स राउक इसको बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। चलो अब लास्ट यहाँ पे कंपाउंड है आपका एक आयरन का, जिसे बोलते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना अच्छे से, और ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया मोहर सॉल्ट से। सबसे पहली बात, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4, यानी कि ये क्या है आपका फेरस सल्फेट है। इसके बाद में आ जाता है आपका अमोनिया, अमोनिया के 2 डाल दो, इसके बाद में SO4 चिपका दो, और साथ में आप 6H2O चिपका दो। तो कुछ कठिन है क्या इसको याद करना, फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, फिर आपका ये पानी है, तो इसको केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट। इजी है कि नहीं है, क्या हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब देखो मैंने आपको जब ये चीज समझा दी है ना, तो जब भी मैं आपके सामने फेरस का जिक्र करूंगा तो आपके सामने अपने आप पिक्चर बन जाएगी
कि फेरस में FeSO4 होता है, फेरिक में Fe2SO4 का ऑल्ट्राइज होता है। याद करने में भी आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप रट्टाफिकेशन बैठाओगे ना तो कब तक रटोगे। और आप लोग ग्रेजुएशन में आ चुके हो, 10th 11th में तो हो नहीं चुकी चीजों को रटोगे, है ना। सारे लोग ग्रेजुएशन किए हो की हुई है हमने की नहीं की हुई है, बोलो हाँ। ठीक है। और मैं देख रहा हूँ अच्छा कस्टमर रिलेशन में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट देखो डियर इस बात को समझो थोड़ा सा कि कस्टमर रिलेशन ना आपको 1 साल का कोर्स होता है या फिर 2 साल का कोर्स होता है कॉलेजेस में। और इवन वहां पर भी ना आपको जो अलग एस्पेक्ट है, सॉफ्टवेयर वाली चीज हो गई या फिर एक्रोनेम्स वाली चीज हो गई, वो नहीं पढ़ाते हैं, बस वहां पर लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, सारा क्रक्स करवा रहा हूँ। तो उसमें टाइम तो डियर लगेगा, अभी थोड़ी सी और उसमें क्लासेस लगेगी, ठीक है। बट उसको आपको डेली डेली रिवाइज करते जाना है। जब मैं बोल रहा हूँ डेली रिवाइज करना है तो वो करना ही है, ठीक है। और ये इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ ना, उनका यूज कर लो, उठा लो उनका फायदा, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में, उनको समझो अच्छे से। समझते नहीं है कुछ बच्चे यहाँ पे। और ये भी मुझे पता है कुछ बच्चे ना यहाँ पे मिसक्रिएंट्स वगैरह भी हैं जो कि अदर चैनल वगैरह से भेजे गए, तो ये सब मुझे पता है, दिखता है। जब मैं लाइव टेस्ट लेता हूँ ना, बीच बीच में सब ऑब्जर्व करता हूँ मैं कौन क्या कर रहा है। बट बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे 95% बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत पढ़ते हैं, इसलिए ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। खैर आते हैं अगले वाले एलिमेंट पे, यहाँ पे कॉपर की बात करेंगे, है ना। आयरन तो आपका निपट गया, अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर देख करके आपके दिमाग में कुछ बात आ रही है क्या? एंशिएंट हिस्ट्री से आपको कुछ दिमाग में अगर आपने पढ़ी हुई होगी तो याद आएगा कि यार कॉपर का जो यूज है ना वो रोमन काल से किया जा रहा है, ठीक है, रोमन एरा से। अब ये जो नाम कॉपर है ना, ये भी रोमन काल से ही इसका रखा गया, रोमन एरा से, क्योंकि सबसे पहली बार जो कॉपर है आपका, एक जगह थी माइनिंग की जाती थी, यहाँ पर माइनिंग की जाती थी, जगह का नाम था साइप्रस, ठीक है। साइप्रस नाम था, रोमन जगह थी, रोमन टेरिटरी थी, तो साइप्रस के नाम पर इसका नाम कॉपर रख दिया गया, ठीक है। चलो खैर ये तो हिस्ट्री की बात होगी थोड़ी सी। और ये कॉइनेज भी इसको बोला जाता है, कॉइनेज से आता है ये आपका जो आपकी कॉपर की एरा है उसको कॉइनेज एरा भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉपर का यूज हमने कॉइन वगैरह में किया हुआ है, ठीक है। चलिए खैर अब इसका एटॉमिक नंबर बता दो फटाफट से क्या होता है। एटॉमिक नंबर याद करा दिया ना मैंने, बोलो फटाफट से क्या होता है? 29। और एटॉमिक मास कितना होता है आपका? 64 होता है, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक मास, क्लियर है। अच्छा अब ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो ग्रुप नंबर 11 में होता है। इसका पीरियड कितना होता है? तो 4th होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ छुटके वुटके एलिमेंट है जिनका ये सब चीजें याद रख लो, बाकी तो क्या ही है। अब कॉपर की ओर्स की बात करते हैं। अगेन ओर्स इंपॉर्टेंट है इस मेटल की भी, काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओर्स के। तो भैया पहली ओर पे आते हैं और ये देखो सबसे पहली ओर इसकी हो जाती है आपकी कॉपर पाइराइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉपर पाइराइट बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CuFe, Fe और S2, ठीक है। तो कॉपर, आयरन और सल्फेट, ठीक है। चलिए फिर आपका एक होता है कॉपर ग्लांस बोलते हैं, हाँ कॉपर ग्लांस आपका ये बोला जाता है, कॉपर ग्लांस। अब कॉपर ग्लांस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Cu2S होता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम थोड़े से याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं, तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। इसको चाल्कोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है, चाल्कोसाइट भी इसको बोला जाता है। बस यही तो ध्यान में रख लो कॉपर की, यही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉपर के ऊपर बनते हैं इसकी एलॉयज से, ठीक है। एलॉयज ऑफ कॉपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अगेन हमें यहाँ पे फोकस एलॉयज पर ही करना है। और यार इसकी केमिकल रिएक्शन से मुझे 3-4 क्वेश्चन याद आ रहे हैं, वो मैं आपको कराता हूँ पहले, ठीक है। केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं इसके। सबसे पहली बात कि इसका एक क्वेश्चन बनता है आपका कि ये जो कॉपर है Cu, ये ड्राई एयर के साथ रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन अगर आप Cu को मॉइस्ट एयर में डालोगे, यानी कि आप Cu के ऊपर थोड़ी सी मॉइस्चर रखोगे, या फिर आप बोल दो यहाँ पे मॉइस्ट एयर, तो इसके ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। अगर आप कॉपर को मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में डाल दोगे ना, थोड़ी उमस वगैरह में, तो इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ना। तो वो कोटिंग किस वजह से आती है? उसे वो आती है कॉपर कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से आती है? कॉपर कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखोगे हमेशा। कॉपर कार्बोनेट की वजह से क्या आ जाती है कॉपर के ऊपर? ग्रीन कोटिंग, जब हम इसको नमी वाली एयर में डालते हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? कॉपर कार्बोनेट का चलो केमिकल फॉर्मूला भी बता दो। CuCO3 होता है ना, क्या होता है? CuCO3 होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से घुमा फिरा के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो देखो भाई यहाँ पर अब क्या होता है ना कि जो आपका कॉपर है
ये रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? तो डाइल्यूट एंड कोल्ड। कोल्ड का मतलब समझना, अगर कोई आपका यहाँ पे डाइल्यूट HCl है या फिर डाइल्यूट H2SO4 है और वो ठंडा भी है, कोल्ड भी है, तो आपका कॉपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। याद रखना मैंने वर्ड्स क्या यूज किए हैं, डाइल्यूट एंड कोल्ड। लेटेस्ट से अगर आपका ये कंसंट्रेटेड हो जाए H2SO4 या फिर मैं इस कॉपर को गर्म कर देता, इसके ऊपर मैं HCl डाल देता, तो रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर ये डाइल्यूट है और ठंडा है तो रिएक्शन नहीं होती। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई अब यहाँ पे एक दो बातें और आ जाती हैं कि अगर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कोल्ड होने की बजाय लेटेस्ट से कंसंट्रेटेड हो और हॉट हो, ठीक है, हॉट आपका क्या हो H2SO4, अगर हम इसे आपका कॉपर के साथ डाल देते हैं, वैसे यहाँ लिखने की पोजीशन करेक्ट नहीं है, यहाँ अगर आपका इसके साथ डाल देते हैं तो आपको SO2 गैस मिल जाती है, ठीक है, ये याद रखना SO2 गैस निकल जाती है। बाकी जो बनते हैं आपके इसके साथ बाई प्रोडक्ट वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो लिखो भी मत ज्यादा, बस SO2 गैस का याद रखना। और दूसरी चीज एक ये ध्यान में रख लो कि अगर हम गरम कॉपर के ऊपर, क्या है हमारा हॉट कॉपर है, अगर हम गरम कॉपर के ऊपर क्या डाल देते हैं, वेपर्स ऑफ HNO3, क्या डाल रहे हैं, वेपर्स ऑफ HNO3 डाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है, ठीक है, क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। अगेन साथ के प्रोडक्ट याद मत रखो, कोई बात नहीं, बस ये दो चार चीजें याद रख लेना, ठीक है, बहुत इजी है, अब तो रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसके एलॉयज पे, बात करेंगे एलॉयज ऑफ कॉपर। एलॉयज ऑफ कॉपर यानी कि CO। देखो CO के एलॉयज की बात करते हैं। एक चीज और यार, एक चीज और नोट डाउन करो, CO से जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये ना CO जो है अपनी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या होता है, साइटोक्रोम, वेट अ सेकंड यार, साइटोक्रोम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हाँ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोला जाता है इसको, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये जो एंजाइम है ना, इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, Cu, यानी कि कॉपर इसमें मेनली प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे बात करी जाए ह्यूमन बॉडी में कॉपर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां पर है, तो याद रखना रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में ये प्रेजेंट होता है और बहुत ही एसेंशियल है ये, ठीक है ना। चलो अब एलॉयज बताता हूँ इसके। यहाँ पे देखो एलॉय नंबर 1, एलॉय नंबर 1 पे आ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रास, ठीक है। ब्रास सुना है ना, ब्रास के कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बचपन से याद किया होगा। इसमें क्या होता है आपका, कॉपर एंड जिंक होता है। कॉपर होता है 70%, जिंक होता है 30%, ठीक है ना। इससे हम बर्तन वगैरह बनाते हैं, दुनिया जान की चीजें। इसके बाद आपका आ जाता है ब्रोंज, ठीक है ना, क्या आ जाता है, ब्रोंज। ब्रोंज में क्या क्या होता है, तो ब्रोंज में होता है आपका कार्बन एंड एसएन। एसएन से मैंने क्या बताया था, चलो ये बताओ एसएन किसका सिंबल होता है, कौन सा केमिकल एलिमेंट का, 10 बताया था ना, इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। हाँ, जिन लोगों को याद नहीं था तो देखो याद करो, ये सब सिखाया था ना, इसका मैंने आपको पूरा याद करना भी सिखा चुका हूँ। चलो मंत्र बता दो लास्ट वाला। अब ये ब्रोंज हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया। अब इसमें भी आपका जो कॉपर है वो 90% होता है और जो आपका टिन है ये होता है 10% का। नंबर 3 एलॉय की बात करते हैं, ये हो जाता है गन मेटल, ठीक है। ये ब्रास और ब्रोंज तो बच्चों वाली चीजें हो गई हैं। गन मेटल की जो हम बात करें अगर, तो ये अब देखो नाम से पता चल रहा है ना, गन बनाने के लिए यूज किया जाता होगा। तो इसमें क्या क्या होता है, आपका कॉपर होता है, टिन होता है और आपका जिंक होता है। ये होता है 2%, ये होता है 10%, बचा हुआ 88% जो है आपका गन मेटल क्या बोलते हैं यार, कॉपर होता है, ठीक है। 4th नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है बेल मेटल, ठीक है। क्या हो गया ये, बेल मेटल यानी कि घंटी बजाने वाला मेटल। तो इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज अगेन बेल वगैरह बनाने के लिए ही करते हैं, कॉइन्स बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बेल मेटल में क्या होता है आपका कॉपर और अगेन यहाँ पर टिन। अब जो टिन है यहाँ पर ये हो जाता है 20% और कॉपर होता है 80%। तो समझ रहे हो कितने ज्यादा मतलब यहाँ पे माइन्यूट सा अंतर है बेल मेटल में और ब्रोंज में, इसलिए मैं आपको परसेंटेज भी बता रहा हूँ इनकी। चलो खैर यहाँ पे 5th, अच्छा मैं जितनी भी चीजें बताता हूँ ना, ये मत समझना कि ये सर आउट ऑफ हो जा रही है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आएगा। अगर एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन इधर उधर सेट किया, तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से यार लिखना है। ये मत सोचना कि सर ये तो एक्स्ट्रा चीज होगी, एक्स्ट्रा तो मैं कुछ कराता ही नहीं हूँ। यहाँ पे हो गया कांस्टेंट 10, ठीक है, कांस्टेंट 10 यहाँ पे बताओ इसमें क्या क्या होगा। इसमें कॉपर होता है और निकल होता है,
निकल होता है आपका 40%, कॉपर होता है 60%। देन अगर मैं आपसे बात करूं सिक्स्थ नंबर की, ये हो जाता है आपका डच मेटल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डच मेटल बोला जाता है। डच मेटल में आपका क्या क्या होता है भाई, तो इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है। अब जिंक कितना होता है, तो 20% होता है, कॉपर होता है 80%। नोट डाउन करना अच्छे से, कॉपर जिंक का ये अकेला ऐसा नहीं है, एक और होता है कॉपर जिंक का। सेवंथ नंबर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या बोलते हैं, मंड्स मेटल बोलते हैं इसको, मंड्स मेटल बोला जाता है। अब इसमें जो आपका कंसंट्रेशन है, कॉपर होता है इसमें 60% और आपका जो जिंक है ये होता है 40%। बात की कह रहे तक पहुंच पा रहे हो सारे लोग, चलो। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं 8th नंबर पे, अच्छा ये जितने भी अलावा हैं आपको लग रहा होगा सर परसेंटेज कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है, 4-5 बार इसको, अच्छा जो चीज याद नहीं होती ना उसे लिखा करो ना। आपको क्या लग रहा है, आप मुझे यार एक चीज आप खुद से सोच लिया करो, जब आपको ये लगता है ना कि सर मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, कर पाऊंगा क्या, तो आपको ये जॉब आपको क्यों मिले कि आपकी लाइफ सेट हो जाए, हाँ, जिंदगी भर आपको एक नौकरी मिल जाएगी, वो आपको क्यों मिल जाए, क्या आप उसके लिए इतनी मेहनत भी नहीं कर पा रहे हो कि आपको जिंदगी भर अपनी आराम चैन से काट सको और आपके बच्चे हंस खेल के जी पाएंगे, हाँ, ये मोटिवेशन सफिशिएंट नहीं होता है क्या। आप लोग मतलब मुझे समझ नहीं आता ये कैसे सोच लेते हो, सर मैं ये नहीं करता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। ये भी तो सोचो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पर मंथ आपका 50K, चलो स्टार्टिंग में नहीं होगी 50K, बट कुछ टाइम के बाद 50K के प्लस में आपको मिलने लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब के अलाउंसेस मिलेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये सब मिलेगा, तो क्यों मिलेगी। अगर आप खुद से कुछ मेहनत भी नहीं करना चाह रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, तो आपको कुछ क्यों मिलेगा। मुझे आप बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है यार फिर छोड़ दो, है ना। तो इस चीज को सोचा करो थोड़ा सा। तो मंड्स मेटल हो गया, फिर आपका आता है रोल्ड गोल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड होता है आपका। रोल्ड गोल्ड का मतलब इसको ना आर्टिफिशियल गोल्ड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल गोल्ड, ठीक है ना। अच्छा आर्टिफिशियल गोल्ड का मतलब क्या है, ये होता है इसमें आपका कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर कितना होता है, 90% होता है, ठीक है ना, कॉपर कितना 90%, एल्यूमिनियम कितना 10%, ठीक है। तो कॉपर अपना ये हो गया, इसको भी याद रखना है आपको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये। फिर होता है जर्मन सिल्वर, ठीक है, इससे आपका एक और बनता है, क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर बोलते हैं, जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर का आपका जो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कॉपर, जिंक और निकल। इसमें आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल होता है। बाकी अगर परसेंटेज याद रखना चाहो तो मतलब याद मत ही रखो, वैसे 50 होता है, 35 होता है और ये 15 होता है, बाकी आगे आपकी इच्छा। 10th नंबर की हम बात करते हैं, 10th नंबर पे आपका आ जाता है मोनेल मेटल, ठीक है, मोनेल मेटल आ जाता है, ये आपका अंतिम है। इसमें कितना होता है, कॉपर और निकल होता है, कॉपर 70% होता है, निकल 30% होता है, ठीक है। और एक बात सोचो ना यार, मैं जब आपको इतनी मेहनत करके मुझे समझ नहीं आता, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या ही मिल रहा है आपसे, बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि मुझे चलो इतने सारे बच्चे प्यार कर रहे हैं, इतना हेल्प हो पा रही है, मैं इस मोटो के लिए जब पढ़ा सकता हूँ इतना सारा, तो आपसे पढ़ा नहीं जाता कि आपकी लाइफ सेट होने वाली है। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या सोचते हो आप लोग, है ना। चलिए खैर, ये तो हो गए आपके एलॉयज किसके, क्या नाम है आपका, कॉपर के। फिर अब हम आते हैं यहाँ पर एक कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको बोला जाता है कॉपर सेकंड सल्फेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट लिख लो इसको, चलो कोई नहीं, इसकी वैसे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 की होती है। बाकी इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो CuSO4 हो जाता है, ठीक है। इसको ना एक नाम और बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। जैसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन विट्रियोल, इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा ब्लू विट्रियोल को क्या बोला जाता है, नीला थोथा, क्या बोलते हैं इसको, नीला थोथा, क्या बोला जाता है, नीला थोथा बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे इससे जो है आपका आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जैसे अगर ये विट्रियोल हो गया तो विट्रियोल में क्या होगा, पानी पानी मिलेगा, तो इसमें भी क्या होता है बेसिकली CuSO4 में आप 5 मॉलिक्यूल ऑफ पानी डाल दो तो बेसिकली इसको बोला जाएगा ब्लू विट्रियोल। जैसे आपका ग्रीन वाले मैंने 7 मॉलिक्यूल बताए थे ना पानी के, तो इसको ऐसे में आप 5 डाल दो। बाकी तो फिर और क्या क्वेश्चन बनेगा आपका कॉपर से, लास्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे डालो, फैलिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे एक होता है आपका क्या, तो फैलिंग सॉल्यूशन। अब ये फैलिंग सॉल्यूशन क्या बोला है भाई, ये ना आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है आपका फैलिंग सॉल्यूशन बी। अब इसका जो यूज है वो
तो आपका जो ये फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है, इसमें तो होता है आपका कॉपर सल्फेट, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कौन से फैलिंग सॉल्यूशन में कॉपर प्रेजेंट होता है, तो फैलिंग सॉल्यूशन ए में होता है कॉपर प्रेजेंट, जबकि जो बी वाला फैलिंग सॉल्यूशन होता है इसमें कॉपर प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपका रिएक्शन करने के बाद देता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CO2O, तो ये आपके पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, बस यही पूछा जाता है, ठीक है। कि फैलिंग सॉल्यूशन ए में आपका होता है कॉपर, ध्यान रखिएगा, जिसे क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखोगे ना ये तीनों चीजें, बस यही क्वेश्चन आपके कॉपर से बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कल की लास्ट क्लास होगी आपकी मेटल्स की, जिसमें हम सारे मेटल्स खत्म कर लेंगे। कल आपका बचा हुआ जैसे कुछ क्वेश्चन है जो कि सिल्वर से, गोल्ड से, मर्क्यूरी से और जिंक से पूछे जाते हैं, इसको फिनिश करने के बाद में, और यूरेनियम से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ये पूरे मेटल खत्म करने के बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल हो गए, जैसे कार्बन का हो गया, कार्बन के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, फास्फोरस के क्या बनते हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो खैर अब इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सारी की सारी बातें आपको क्लैरिफाइड हो गई होंगी। अगर कोई डाउट होता है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और देखो, मेहनत करते रहो। जब मैं बोलता हूँ मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो नहीं है ना। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे याद नहीं हो रही चीजें, तो उन्हें बार बार नोट डाउन करो, ठीक है ना। उसका एक ही तरीका है, चीजों को बार बार लिख लिख कर याद करना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब आप बचपन में छोटे थे तो ABCD क्या आपको पहली बार में आ गई थी? पहली बार नोट डाउन करने के बाद, पहली बार पढ़ने के बाद बार बार लिखवाया गया था ना। तो वही चीज होती है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, बट आप एज होने के साथ साथ अपनी चीजें भूल जाते हो बचपन की, ठीक है। तो मत भूलो, उनको ट्राई करते रहो। एंड खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।